Guys, this is Prachita Manik and welcome to my channel. So today in this video we are going to discuss the last half chapter of class 8 science chapter 2 माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो हम लोगों ने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में, सो यू कैन चेक इट आउट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। हम लोगों ने इतना तक पढ़ लिया था, या अप टू दिस वी हैव स्टडी। तो इतना तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना, वो थोड़ा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं एंड वी कैन सी देम विद नेकेड और अनएडेड आई। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस की ज़रूरत होती है। देन हमें मिला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 कैटेगरी के होते हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजुआ एंड एल्गे, ठीक है। ओके, सो इन चारों में से बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ यूनिसेलुलर है, मींस दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एंड एल्गा एंड फंगाई वो 2 या फिर मल्टी सेलुलर है, क्लियर। ओके, देन कम्स टू वायरसेस। तो वायरसेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज वो नॉन लिविंग हो जाते हैं जब वे आउटसाइड रहते हैं, मतलब खुले में जब वो रहते हैं देन दे आर नॉट लिविंग, ठीक है, बट दे ओनली कैन सर्वाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, तो ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है एंड ह्यूमन भी हो सकता है। देन ये जो वायरसेस है वो हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। ओके, देन हमें मिला था कि ये जो हमारा कॉमन फ्लू है, कोल्ड है और मोस्ट कफ जो है वो वायरसेस के लिए होता है। देन पोलियो, चिकन पॉक्स जो है वो वायरसेस से होता है, एंड डिसेंट्री, मलेरिया ये प्रोटोजुआन से होता है, एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, क्लियर। ओके, देन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं भी रह सकते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर इन द अर्थ। वो आइस में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, देन डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, तो मार्शलैंड में भी रह सकते हैं, क्लियर। ओके, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ होस्ट के अंदर रह सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वायरसेस को देखा, ठीक है। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो दे आर ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली सर्वाइव इनसाइड द होस्ट। ओके, देन हम लोगों ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे बेनिफिट करती है, हाउ, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, है ना। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस तरह से हमारा हेल्प करती है? नंबर 1, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक में यूज़ होती है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्कोहल प्रोडक्शन में बहुत पहले से यूज़ किए जा रहे हैं। देन ये लोग हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, है ना, बाय डिकम्पोजिंग दैम। देन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब मेडिसिन प्रिपरेशन में भी यूज़ किए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, फिर हम लोगों ने ब्रॉडली पढ़ा कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड और ब्रेड में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैं अभी फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप पिछले वाला वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से कम्प्रिहेंसिवली हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, देन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये अल्कोहल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है ना। ओके, देन हम लोगों ने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज द फर्मेंटेशन। ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि लुईस पास्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया 1857 में, ठीक है। ओके, देन मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए व्हाट वी डिड
The microorganisms are used, such as the bacteria and the fungi are used to make the antibiotics. किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्टॉप करने के लिए या फिर किल करने के लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज को. क्लियर? ओके. फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखा एंटीबायोटिक्स का, जैसे कि सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना. ओके. देन हम लोगों ने ये भी देखा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, फर्स्ट एंटीबायोटिक का आविष्कार किया, ठीक है, जिसका नाम था मोल्ड पेनिसिलिन इन 1929 को. ओके. देन हम लोगों ने पढ़ा वैक्सीन्स के बारे में. वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन मेडिसिन एक इंजेक्शंस होते हैं जो जहाँ पर वीकन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो ये प्रोसेस जो है वो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ठीक है. तो वैक्सीन्स में होते क्या है, जैसे कि आप कोविड-19 के बारे में ही ले लो, कोरोना वायरस, ठीक है. तो कोरोना वायरस के वैक्सीन्स में होता क्या है, वीकेंड कोरोना वायरस को देते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव कोरोना वायरस को देते हैं, ठीक है. सो वो एकदम डेड या फिर वीकेंड कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू इंजेक्शंस लाइक वैक्सीन्स. सो व्हाट हैपन कि हमारी बॉडी जब देखती है कि एक हेल्दी बॉडी में एक वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वायरस आया है, तो व्हाट दे डिड, वो एंटीबॉडीज़ स्टार्ट करता है प्रोड्यूस करना, ठीक है. ये एंटीबायोटिक्स WBC ही है जो हमारे इन्वेडर मीन्स द वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैड एंटर्ड आवर बॉडी, उसको फाइट करने के लिए वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है. क्लियर? तो ये जो एंटीबॉडीज़ है वो उन वीकेंड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर देता है, ठीक है. तो किल कर दिया, है ना. देन ये जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारी बॉडी में हमेशा के लिए रहते हैं, या फिर अगर वो ख़त्म भी हो जाए देन व्हाट हैपन, अगर रियल कोरोना वायरस हमारे अंदर घुस भी जाए तो बॉडी रिमेंबर दैट हाउ टू प्रोड्यूस द antibodies which can fight with this कोरोना वायरस, ठीक है, क्योंकि वो पहले भी इससे लड़ चुका है ना. तो इन दिस वे द वैक्सीन्स वर्क. क्लियर? ओके. देन सॉइल फर्टिलिटी. तो हम लोगों ने इतना तक तो पढ़ लिया था, हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया, ठीक है. ओके. सो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, है ना. ओके. So, some bacteria are able to fix the atmospheric nitrogen to enrich the soil with the nitrogen and increases fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच हो जाएगा, नाइट्रोजन से भर जाएगा. देन व्हाट हैपेंड, द सॉइल बिकम्स फर्टाइल, ठीक है. इनको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं. देन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये जो बैक्टीरियाज है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं. भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर. तो भूजो और पहेली ने अपने स्कूल के गार्डनर को मैन्योर बनाते देखा. अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड सम वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड vegetables and fruits from the nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for वेस्ट डिस्पोजल. तो उन्होंने क्या किया कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लांट्स के जो वेस्ट थे वो एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, ठीक है. ओके. देन आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद उन्होंने जब आके देखा तो व्हाट हैपेंड, दे सो दैट द वेस्ट दैट दे हैड पुट देयर इज डिकम्पोज्ड. तो वो कैसे डिकम्पोज हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको डिकम्पोज कर दिया, ठीक है. ओके. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द, तो इधर ऊपर जो एक्टिविटी था उसमें बोला था कि टू पॉट लीजिए या फिर टू डिग करिए मिट्टी में, उनमें एक में वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ये जो ऑर्गेनिक है वो सारी सब्सटेंसेस को डालिए, एंड एक में प्लास्टिक्स को डालिए. देन कुछ टाइम बाद आप आके देखिए तो व्हाट यू फाइंड, तो वही बोला है कि क्या आपको दो पॉट में कुछ डिफरेंस फाइंड हुए. इफ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस हो सकते हैं. यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए
decomposed, मतलब हमारा जो plant waste था वो decompose हुआ. How did this happened? ये कैसे हुआ? The plant waste had been converted into manure by the action of microbes. ये जो microbes है उन्होंने इन plant waste को convert कर दिया manure. The nutrient released in the process can be used by the plant again. ये जो nutrient जो release हुआ है, ये जो manure हमें मिला है वो plant again use कर सकती है. Did you notice that in pod B the polythene bags, empty glasses, bottle and the broken toy parts did not undergo any changes? तो पॉट बी में जहाँ पर हम लोगों ने प्लास्टिक्स के रिलेटेड सामान दिए थे वो चेंज नहीं हुए. वाई? बिकॉज द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम टू मैन्योर. ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. Then you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत समय एक मरा हुआ कोई एनिमल मिट्टी में है, जंगल में, तो कुछ दिन बाद आप आगे जब देखोगे तब देखोगे कि दे आर डीकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, so this is all about the decomposition part, and thus the microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean the environment. ठीक है, इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमें हेल्प करते हैं हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में. ठीक है, ओके सो नाउ वी विल रीड द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मीन्स हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुलनेस है उनको हम भी पढ़ेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द पैथोजन. सो रिमेंबर व्हाट इज पैथोजन. जो डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पैथोजन कहते हैं. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको पैथोजन्स कहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लॉथ्स को स्पॉइल करते हैं, लेदर को भी स्पॉइल करते हैं. लेट अस रीड मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. तो ये जो पैथोजन्स है वो हमारे अंदर कैसे घुसती है? थ्रू द एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं, वो वाटर जो कि हम ड्रिंक करते हैं, एंड द फूड दैट वी ईट. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. तो ये जो disease है वो एक infected person या infected animal से भी फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है. So, microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food and physical contact are called as the communicable disease. For example, cholera, common cold, chickenpox, tuberculosis. ठीक है, okay. Then, when a person suffering from common cold sneeze, fine droplets of the moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while ब्रीदिंग एंड इंजेक्शन. तो उधर बोला है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो किसी कोई डिजीज़ से और वो जब छींकेगा तो व्हाट विल हैपन, द ड्रॉपलेट दैट कम्स आउट फ्रॉम आवर नोज कंटेन्ड थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस. तो ये जो वायरसेस है वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे, राइट. तो अगर उस एयर को एक हेल्दी पर्सन ने ब्रीथ किया, व्हाट विल हैपन, द हेल्दी पर्सन विल ऑल्सो बी इन्फेक्टेड बाय द डिजीज. तो हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज व्हेन वी स्नीज वी शुड यूज़ अ हैंकरचीफ सो दैट द ड्रॉपलेट्स विच मे और मे नॉट कंटेन द पैथोजेंस वुड नॉट स्प्रेड इन द एयर. क्लियर? ओके. तो वही क्वेश्चन भुजन ने बोला है कि देन हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. तो पहले ने आंसर भी दे दिया कि वी शुड कीप हैंकरचीफ ऑन द नोज माउथ while sneezing. It is better to keep a distance from an infected person. ये भी सजेशन है कि हमें इन्फेक्टेड पर्सन से हमेशा दूर रहनी चाहिए. ठीक है, ओके, दूरी बनाए रखनी चाहिए. There are some insect
and animals which act as a carrier of the disease causing microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. The pathogens stick to their body. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. तो इधर बोला है कि कुछ एनिमल्स या फिर कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इन पैथोजेंस को कैरी करते हैं, लेकिन दे आर नॉट द कॉजेटिव एजेंट, उनके वजह से नहीं होती है, वो कैरी करती है, ठीक है। देन व्हाट हैपन कि वो जब जैसे कि हाउस फ्लाई ही ले लेते हैं, हाउस फ्लाई क्या करते हैं, वो तो कहीं भी उड़ के बैठ सकती है। सो व्हेन दे सिट ऑन अ गार्बेज बिन और एनिमल एक्सक्रीटा, द पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट ऑन दम, ऑब्वियसली एनिमल एक्सक्रीटा या फिर गार्बेज बिन में तो हमारे पैथोजेंस मौजूद ही होंगे। सो what happened कि जो pathogens है that are present on them get sticked to the body of the housefly or insects like them, and when they just sit on an uncovered food, वो क्या करते हैं, उन pathogens को transfer कर देते हैं, ठीक है। और जो कोई भी उन कंटेमिनेटेड फूड को खाता है वो बीमार पड़ जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि हमें कभी भी अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए एंड हमें हमेशा फूड को कवर रखनी चाहिए, ठीक है। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। और एक कैरियर है जो कि फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो है, जो मलेरिया के स्प्रेड करने, मतलब वो जो मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोअन से होता है, प्लाज्मोडियम नाम का, उसको कैरी करता है, ठीक है। ओके, देन फीमेल एडिस मस्क्यूटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू। तो ये जो मस्क्यूटो है, ठीक है, मस्क्यूटो को हम उड़ने से तो नहीं रोक सकते है ना, और इनको स्प्रेड करने से भी नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि हम उनको रोक नहीं सकते कि तुम गार्बेज में मत बैठो, ठीक है, वो तो कहीं भी बैठ सकता है ना। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो हमें कैसे इनको, देखिए हाउस फ्लाई को तो समझ में आ गया कि अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, कवर्ड रखनी चाहिए, पर ये जो मस्क्यूटो वाला पार्ट है वो उसको हम कैसे रोकें? क्योंकि हम मस्क्यूटो को तो स्टॉप नहीं कर सकते कि यार तुम उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, है ना। ओके, तो why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighboring? तो पहली बोलती है कि हमारे टीचर हमेशा क्यों कहते रहते हैं कि वाटर को एक जगह पर जमा होने मत दो, है ना। ओके, तो what should we do is we should never let the water to be stored in anywhere in our surrounding. हमें कभी भी वाटर को स्टोर हो ऐसा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई स्टोर वाटर होता है उनमें क्या करती है, मस्क्यूटो ब्रीड करती है। तो ब्रीड करने से बहुत ज़्यादा मस्क्यूटो और पैदा होंगी एंड द डिजीज़ विल बी स्प्रेडेड मोर, है ना। इसीलिए हमें हमारे सराउंडिंग को हमेशा ड्राई रखनी चाहिए, क्लियर। ओके, देन दीज आर सम डिजीजेस, दे आर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम एक पर्टिकुलर वीडियो में जो कि मैं नेक्स्ट ही देने वाली हूँ, क्लियर। ओके, देन some common diseases affecting the human, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in the table 2.1 that we are going to discuss in the next video. Absolutely clear? Okay, then disease causing microorganisms in animals में भी disease causing microorganisms होते हैं। कैसे? तो several microorganisms not only cause diseases in human and plant but also in the animals. Robert Koch 1876, ठीक है, discovered the बैक्टीरियम बेसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीज़। क्या आपको पता है एंथ्रैक्स डिजीज़ एक बहुत ही फैटल डिजीज़ है, बहुत ही मतलब डेंजरस डिजीज़ है, जो कि ह्यूमन और कैटल डिसीज़ होते हैं, जो कि किससे कॉज होते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस से, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम
ये बैक्टीरियम से कॉज होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। ये जो फुट एंड माउथ डिजीज़ एक डिजीज़ है जो कि वायरसेस से कॉज होते हैं। दैन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। तो हम लोगों ने डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल में पढ़ लिया, ह्यूमन बीइंग में भी पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स में। क्लियर? ओके। Several microorganisms causes disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. तो बहुत सारे microorganisms प्लांट में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि व्हीट में कॉज कर सकते हैं, राइस में कॉज कर सकते हैं, पोटैटो में कॉज कर सकते हैं, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड बहुत सारे अदर प्लांट्स में भी कॉज कर सकते हैं। सो द डिजीज़ रिड्यूस द येल्ड ऑफ द क्रॉप। हमारा जो येल्ड होता है क्रॉप का वो रिड्यूस हो जाता है इन डिजीज़ के कारण। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। ठीक है, हमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करने चाहिए जिसके यूज़ करने पर वो माइक्रोब्स ख़त्म हो जाए प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ठीक है, तो ये देखिए, ये अगेन एक टेबल है जो कि हम लोगों को, देखिए ये एनिमल का है और ह्यूमन का है, देन ये भी है, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो भी उस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि मैं नेक्स्ट अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, नाउ कमिंग टू फूड पॉइजनिंग। व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? तो फूड पॉइजनिंग मैं आपको शॉर्ट से बता देती हूँ कि फूड पॉइजनिंग कैन कॉज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड में होती है वो समटाइम टॉक्सिक प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फूड को पॉइजनस बना देता है। एंड व्हेन यू कंज्यूम द टॉक्सिक और द पॉइजनस फूड, व्हाट विल हैपन? वी विल फॉल सिक। ठीक है, यही है फूड पॉइजनिंग। देन कम्स टू फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को डैमेज कर सकती है, तो उसको हम कैसे रोकें? तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हाउ ग्रेन्स आर स्टोर्ड एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पीस्ट, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हाउ डू वी प्रिवेंट द कुक्ड फूड एट होम? हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ग्रेन्स वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जब हम लोग एक फूड को बना लेते हैं तो उसको कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रखें? तो वी नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन अटैक्ड बाय द फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स स्पॉइल आवर फूड, emits bad smell and bad taste and change their color. Is spoiling of food a chemical reaction? तो उन्होंने बोला कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में अटैक करता है और उसको स्पॉइल करता है तो इट्स कलर चेंजेस, स्मेल गंदी आने लगती है और बहुत ही गंदा टेस्ट होता है। तो इधर एक क्वेश्चन आया है कि केमिकल रिएक्शन है कि ये स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो पहली ब्रॉट सम मैंगोज बट she could not eat them for few days. Later she found that they were spoiled and rotten. But she knew that the mangoes pickle her grandmother make does not spoil for a long time. She is confused. मतलब पहेली के घर में कुछ मैंगोज आए हैं लेकिन वो कुछ दिनों तक नहीं खा पाई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने देखा कि हाँ अभी क्या मैं खा सकती हूँ, then she found that the mangoes are spoiled and rotten. ठीक है, तो वो नहीं खा पाई, लेकिन उसने सोचा कि उसकी ग्रैंड मदर, जो उसकी दादी मैंगो पिकल बनाती है, आम का अचार, वो तो बहुत दिन तक रहता है। हाउ? शी कन्फ्यूज्ड। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जो कि हमारे फूड को प्रिजर्व कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके। सो केमिकल मेथड्स। सॉल्ट एंड ईटेबल ऑयल। इधर बोला है कि हमारा जो सॉल्ट है एंड ईटेबल ऑयल है, हमारा जो तेल है और जो सॉल्ट है वो कॉमन केमिकल्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप करने के लिए। देयरफॉर दे आर प्रिजर्वेटिव्स। और पता है ये जो पिकल है उनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा देते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे। देन वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू द पिकल। देखा मैंने आपको जैसे बोला था, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। देन
केमिकल्स भी होती है सर्टेन टाइप की, जैसे कि सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि कॉमन प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ किए जाते हैं. दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वाशेस टू चेक द स्पॉइलेज. ओके. देन प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके भी हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कि मीट एंड फिश आर कवर्ड with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve the आंवला, रो, मैंगोस एंड टमरिन. देखिए, हम लोग जब किसी चीज़ को सॉल्ट से एकदम पूरा कवर कर देते हैं, सॉल्ट उसके मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है. ठीक है, मॉइस्चर अगर रिड्यूस हो गया होगा तो व्हाट हैपन, उधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक का जो प्रोबेबिलिटी था वो कम हो जाएगा, है ना. ओके. देन शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया लाइक द सॉल्ट. ओके. तो हमें कितने मिल गए, एक तो मिल गया. देखिए, ऑयल एंड विनेगर ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, बिकॉज वी नो दैट ऑयल एंड विनेगर ऑल्सो यूज्ड बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन सच कंडीशन. ये जो ऑयली वाला और एसिडिक वाला जो कंडीशन है उसमें ये बैक्टीरिया नहीं रह सकती. ठीक है. तो वेजिटेबल्स, फ्रूट, मीट, ये सब प्रिजर्व किए जाते हैं इन मेथड्स के लिए. तो हम लोगों को कितने प्रिजर्वेटिव्स मिल गए, देखिए इधर हमको मिले थे 2, 3, 4, 5, 6. तो व्हाट आर दोस? सो दे विल बी नंबर 1 salt, number 2 sugar, number 3 sodium benzoate, then sodium bisulfate. ठीक है, मेटाबाइसल्फेट, देन ऑयल एंड विनेगर. ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नाम है, नहीं होगा. ओके. देन हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसमें कुछ भी नहीं है. देखिए, पास्चराइजेशन मेथड क्या है कि हमें मिल्क जो मिलता है, जो हम खाते हैं अमूल वाला मिल्क, उसमें क्या होता है, ये जो मिल्क है वो 70 डिग्री तक हीट किए जाते हैं 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, एंड वो अचानक उसको ठंडा किया जाता है. ठीक है. तो यही है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं रह पाती, इसीलिए इसको हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करा जाता है. तो इसी प्रोसेस को हम लोग पास्चराइजेशन कहते हैं, और लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया है. उनके नाम पर ही पड़ा है पास्चराइजेशन. क्लियर? ओके. देन स्टोरेज एंड पैकेज. अभी हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करके रखते हैं. कैसे? एयर टाइट कंटेनर्स में, है ना, प्लास्टिक्स में, ताकि वो एयर के कंटेक्ट में ही ना आए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें अटैक ही ना कर पाए. क्लियर? ओके. नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्लियर? ओके. यू हैव लर्न दैट द बैक्टीरियम राइजोबियम, हम लोगों को पता है कि ये जो राइजोबियम है वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन द लिग्यूमिनस प्लांट. मतलब लिग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम मौजूद होता है, उसके रूट नोड्यूल्स में. और ये जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है into nitrogenous compound. Clear? Why? Because the plant cannot use the nitrogen directly from the atmosphere, and also when the rhizobium, like the nitrifying bacteria, rhizobium की तरह जब nitrifying bacteria nitrogen को fix करते हैं, तो what happened, the soil fertility increase हो जाती है. Clear? Okay. So now nitrogen cycle. Clear? Okay.
Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms such as the protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन होता है ऑब्वियसली. तो ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद है. एंड ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोरोफिल, protein, nucleic acids and vitamins. Clear? Okay. So the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. जैसे कि मैंने आपको कहा, certain bacteria and the blue-green algae present in the soil fix the nitrogen in the atmosphere and convert them into compound of nitrogen, that is also known as the nitrogenous compound. ठीक है. What do we call them? As a nitrogenous compound. ठीक है. Okay. Then once the nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by the plant through the soil. ठीक है. Through their रूट सिस्टम. वो क्या करती है, वो नाइट्रोजन जब नाइट्रोजनियस कंपाउंड में सॉइल में डिपोजिट हो जाती है तो द प्लांट कैन टेक देम थ्रू देयर रूट सिस्टम. Okay. Animal feeding on plant get this protein and other nitrogen compound. तो जब ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है. जो हम लोग पल्सेस खाते हैं ना, वो नाइट्रोजन ही है. ठीक है. तो इन पल्सेस को जब एनिमल्स खाएंगे तो व्हाट विल हैपन, नाइट्रोजन उनको मिल जाएगा. ठीक है. और ये जो एनिमल जिन्होंने नाइट्रोजन को खाया वो जब मर जाएंगे तो जो बैक्टीरिया एंड फंगाई है वो जो प्रेजेंट है सॉइल में, वो उनको नाइट्रोजनियस वेस्ट से नाइट्रोजनियस कंपाउंड में फिर से ले लेंगे. सर्टेन अदर बैक्टीरियाज मौजूद है जो कि नाइट्रोजन गैस को फिर से एटमॉस्फेयर में दे देता है. एज ए रिजल्ट the atmosphere of the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. मतलब मैं आपको बताती हूँ. देखिए, एक नाइट्रोजन साइकिल है. ये हमारा नाइट्रोजन हो गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू, और हमारे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, रिमेंबर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन इनटू soluble form. So नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजनियस कंपाउंड में फिक्स करते हैं. देन ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो जिसके मैंने आपको बताया वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड में फिक्स कर देते हैं. देन ये जो कंपाउंड है वो सॉइल से प्लांट के लिए यूज़ होता है. ठीक है. एंड इन प्लांट्स को एनिमल्स खाती है. एनिमल्स जब मर जाते हैं तभी जो फंगाई एंड बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को क्या करती है, फिर से नाइट्रोजनियस कंपाउंड में ला लेती है. एंड देयर आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल मैं देती हूँ, क्लेमाइडोमोनास. क्लियर. सो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एक मतलब सिंपल देखिए, नाइट्रीफाइंग मतलब वो कन्वर्ट करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल फॉर्म. तो डी मतलब उल्टा, तो बिल्कुल ही उल्टा फंक्शन होगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का. व्हाट विल ही डिड कि ये जो हमारे जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड है उनको क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में. ठीक है. Okay, so this is the simple process, the nitrogen cycle. With this we have completed the whole chapter. कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए. If you are new in my channel then do subscribe it. If you have any doubt then do comment in the comment section. Till then, bye bye.